हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं CUET के इकोनॉमिक्स के डोमेन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। इसमें हम जो है इससे प्रीवियस क्लास में 2 एपिसोड में चैप्टर नंबर 7 जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र की बुक है उसका इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसके MCQ क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम जो है ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। 40 से 45 क्वेश्चन हमने जो है उस 2 पार्ट में करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो है उस पार्ट्स के अंदर डिस्कस किए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके अगले चैप्टर के रिगार्डिंग, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक योगदान है? सेवाएं सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं, या व्यापार क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, कृषि का योगदान है, या निर्माण का योगदान है? तो अगर भाई अभी की बात करते हैं तो भाई अभी के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा है। तो सेवा क्षेत्र का जो है इसका सेवाएं इसका जो है आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर हम बात करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तो है कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान था। तो आपको स्वतंत्रता का भी पता होना चाहिए और अब का भी जो है पता होना चाहिए दोनों का क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो कहता है राष्ट्रीय आय और इसके अवयवों पर पुस्तक लिखी गई थी। अब इसका आंसर तो देखो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, कि भाई ये कौन सी पुस्तक है, किसने लिखी है। तो आपको बेटा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी जो है पूछे जाते हैं। तो साइमन कज़नेट ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। 2-3 क्वेश्चन हैं इस टाइप के, तो आपको ये जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है आज तक आपने पढ़े ही नहीं हैं तो उनको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको जो है ऐसे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन जो है आपको याद रहें। उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है भाई इनमें से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है, इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ये तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं 10 तक काउंट करता हूँ, ठीक है, आप आराम से सोचिए प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है। हमने समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी बजट वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया था, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। तो मैं 10 तक काउंट करता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि इनकम टैक्स आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर होता है, क्योंकि इसका भार उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जिस पे वो कानूनी रूप से जो है लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और अप्रत्यक्ष कर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है। कह रहे राष्ट्रीय लेखांकन का मानक प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का? तो रिचर्ड स्टोन ने जो है इसका प्रारूप जो है तैयार किया था। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा। ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आप बताएंगे, मैं 10 तक काउंट करता हूँ, आराम से आप देखिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जो है ज़रूर बताया होगा। देखिए, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपने क्लास 12th के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ा था और अगर मेरे से पढ़ा था तो भाई सिंपल सी बात है, जो भी वर्ड जी से शुरू होता है, ग्रॉस से शुरू होता है, सकल, उसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। जो जी से शुरू नहीं होता, जो एन से शुरू होता है, उसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। तो इसमें जी से कौन सा शुरू हो रहा है? एक ही वर्ड है जो जी से शुरू हो रहा है, GNP एट MP, तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है क्योंकि वो जी से शुरू हो रहा है, ग्रॉस पर है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कह रहे हैं NNP एट MP जो है किसके बराबर होता है? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है, क्योंकि जिसको कन्वर्जन बहुत ही अच्छे से आती है, जिसने 12th क्लास के अंदर राष्ट्रीय आय का जो चैप्टर है, बेटा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं CUET के। तो अगर आप भाई CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन, कन्वर्जन, ये सब बहुत ही अच्छे से आप जो है करके जाइएगा। अब हम बात करते हैं तो भाई कौन सा सही है। तो कन्वर्जन, अगर आप भाई आपको नेट निकालना है और ग्रॉस में, ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है,
तो सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेट में डेप इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो सिक्स्थ का जो आंसर है वो क्या है, ए इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 की बात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है सकल निवेश का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसने पूछा है कौन सा नहीं है, कौन सा है नहीं। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं 10 में काउंट करता हूँ, आप कितने सोचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया होगा। तो भाई देखिए, शुद्ध निवेश, निवेश और स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। तो भाई स्टॉक में परिवर्तन को ही माल सूची निवेश कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा है। ठीक है, ये तीनों तो निवेश के पार्ट होते हैं, लेकिन एक जो चौथा लिखा हुआ है घरेलू सीमा में पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, ये कोई निवेश का पार्ट नहीं है। तो 7th का जो आंसर है ये आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का जो आधार होता है वो क्या होता है। सामूहिक आर्थिक क्रियाकलाप मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से जितनी भी क्रियाएं की जाती है, कह रहा है उसका मेन बेस क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इसका जो मेन बेस है वो है आय का चक्रीय प्रवाह, क्योंकि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जितने भी सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, उनमें वस्तुओं का, सेवाओं का और मुद्रा का जो प्रवाह होता है वो आय के चक्रीय प्रवाह से हमको जो है पता चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8 का, वो आपका बी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 9 की कह रहा है जीएनपी अपस्वायक क्या होता है। बेटा जैसे जीडीपी डिफ्लेटर होता है ऐसे जीएनपी डिफ्लेटर भी होता है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी किस चीज़ को मेज़र करता है और जीएनपी जो है किस चीज़ को जो है मेज़र करता है। ठीक है, तो किस चीज़ को मेज़र करता है कि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसका जीडीपी पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को जो है ये इंडिकेट करता है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं का ऑन एन एवरेज प्राइस क्या है, उस चीज़ को जीएनपी और जीडीपी डिफ्लेटर दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। जीएनपी किसको मेज़र करता है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का ऑन एन एवरेज प्राइस, तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीएनपी डिफ्लेटर क्या होता है, दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में अगर आपके पास टीआर जैन वगैरह की बुक है तो बहुत उसके पीछे भी मिल जाएगा आपको ये जीएनपी वगैरह। ठीक है, वहाँ पे हैगा ये। कहीं सोचो बुक में तो केवल जीडीपी डिफ्लेटर है, तो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और आपके पास टीआर जैन की बुक है तो उसके पीछे हैगा चैप्टर के। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं, देख लीजिए कितने क्वेश्चन हैं ऐसे। अब आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। कन्वर्जन करनी है बेटा इसके अंदर। मैं 10 तक काउंट करता हूँ, आराम से दिमाग लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर बताया होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को नेट चाहिए और मेरे पास ग्रॉस है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। जो लेफ्ट साइड होता है वो बेटा हमें फाइंड करना होता है और जो राइट साइड होता है उसकी मदद से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब आता है बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन गारंटीड है आपको सीयूईटी के एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय आय, घरेलू आय और एनएफआईए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। आपको एनपी और डीपी ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। पहले आप अपना दिमाग लगाइए, मैं 10 तक काउंट करता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये कह रहा है राष्ट्रीय आय और घरेलू आय कब आपस में दोनों बराबर होती हैं। तो मैं पहले 10 तक काउंट कर रहा हूँ, आप आराम से दिमाग लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जो है ज़रूर बताया होगा। बेटा राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच का अंतर कौन है, एनएफआईए। तो भाई जब एनएफआईए 0 होता है तो ही राष्ट्रीय आय और घरेलू आय क्या होती है,
तो ही राष्ट्रीय आय और घरेलू आय जो है आपस में बराबर होती है। ये 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बराबर में भी आ सकता है, अधिक में भी आ सकता है और कम में भी आ सकता है कि कब राष्ट्रीय आय घरेलू आय से ज़्यादा होती है, कब राष्ट्रीय आय घरेलू आय से कम होती है या कब बराबर होती है। तीनों क्वेश्चन में से एक ना एक ज़रूर आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य का कथन बताना है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कुल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद के बाद, ठीक है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू कुल घरेलू उत्पाद प्लस घिसावट। तो यहाँ पे तो नेशनल है, ये भी नेशनल है, ये नेशनल लिखा हुआ है, ये भी नेशनल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ प्लस का साइन है ना, यहाँ पे बेटा माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे भी जो है इस क्वेश्चन में अभी फ़िलहाल प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसको अभी हम जो है यहाँ पे अभी इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक तो माइनस का आएगा और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं यहाँ शुद्ध लिखा हुआ आएगा, तो इसको भी रहने दीजिए, इसमें तो मिस्टेक है। अच्छा, अब ज़रा बेटा ध्यान से सुनेंगे। अब जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, अब ये बेटा जो CBSE के स्टूडेंट हैं उन्होंने निजी आय, व्यक्तिक आय, व्यक्तिक प्रोज्य आय, ये वाली आय जो है नहीं पढ़ी है, ठीक है। लेकिन CUET के एग्ज़ाम के अंदर तो भाई NCERT पैटर्न के बेस पे आना है, तो आपने अपने CBSE के उसमें तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन भाई जितने भी CBSE के स्टूडेंट हैं उनको अब ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि CUET में तो NCERT पे आएगा, सबके लिए आएगा, जैसा सबका सिलेबस है तो उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो आपने एग्ज़ाम दिए थे वो CBSE के अकॉर्डिंगली दिए थे, अब आपको CBSE के अकॉर्डिंगली नहीं, अब आपको CUET NTE के अकॉर्डिंगली देने हैं। तो भाई उसमें तो पूरा 12th का जो भी सिलेबस है सभी के लिए कॉमन है और उसमें आपको अब ये पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं NNDI GNDI के, तो वहाँ से आप इसके फॉर्मूले आप बहुत ही ईजिली लर्न कर सकते हैं। मैंने वीडियो भी है इसकी, ठीक है। वहाँ से इन चारों कॉन्सेप्टों को, निजी आय, व्यक्तिक आय, व्यक्तिक प्रोज्य आय, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सी आय क्या होती है, किसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एक आपका, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपने देख ही लिया है, फॉर्मूले देख लीजिएगा अभी तो इसका क्या है। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, अभी वो जो हमने ऊपर करा है ना राष्ट्रीय और घरेलू आय वाला, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि भाई अगर NFIA नेगेटिव होता है तो क्या होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 10 तक काउंट करता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जो है ज़रूर बताया होगा। इसके लिए आपको बस भाई NP का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NP का फॉर्मूला होता है DP + NFIA। तो भाई जब NFIA नेगेटिव का होता है, जब NFIA नेगेटिव का होता है तो क्या हो जाता है, आपका जो डोमेस्टिक है वो ज़्यादा हो जाता है और राष्ट्रीय जो है वो कम हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 ऐसे क्वेश्चन है, ज़्यादा वाला भी आएगा, अधिक वाला भी आएगा, कम वाला भी और बराबर वाला भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा भाई। उसके बाद कहता है कि विभिन्न उत्पादक इकाइयों की मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए कौन सी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो ये तो हलवा क्वेश्चन है। मध्यवर्ती वस्तुओं को, अंतिम वस्तुओं या सेवाओं को, या केवल अंतिम वस्तुओं को। बी में भाई सेवाएं भी लिखी हुई हैं और सी में जो है केवल वस्तुएं लिखी हुई हैं। तो भाई अंतिम वस्तुओं और सेवाएं दोनों आती हैं। तो 15वां जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा है सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर जो है वो शामिल है, ठीक है। देखो राजस्व के अंदर तो ये सारे ही सरकार को ही प्राप्त होते हैं, ठीक है, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय आय के अभी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम लाभ के अंदर, लाभ के घटक होते हैं बेटा निगम कर, निगम बचत। तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली क्या है, उसके अकॉर्डिंगली तो निगम कर है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन में लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो भाई वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली तो निगम कर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा है स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं। जब अधिमांग की सिचुएशन होती है अर्थव्यवस्था के अंदर तो कौन कौन से मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके RBI क्या करता है,
अधिमांग की सिचुएशन को ठीक करता है, बैंक दर को बढ़ाता है, खुले बाजार की प्रतिभूतियों को बेचता है, या नगद कोष अनुपात में जो है वृद्धि आएगा बेटा यहाँ पे, या इनमें से सभी। ठीक है, ये नगद कोष अनुपात में वृद्धि हो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन बेटा ठीक लिखे हुए हैं। बैंक रेट भी बढ़ती है, खुले बाजार की प्रक्रियाएं जो है इसमें सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाता है, और सीआरआर में भी इंक्रीमेंट होती है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर न्यून मांग और अधिमांग के ऊपर और जो इंस्ट्रूमेंट है राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, मात्रात्मक, गुणात्मक, गारंटीड क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आना ही आना है। तो फिक्स से टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको पढ़ के ही जाने, जिससे ऊपर से एमसीक्यू क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहे हैं इसमें से कौन सा सही है। तो जब आप भाई ये सब पढ़ लेंगे, क्या कहते हैं, निजी आय, व्यक्तिक आय, व्यक्तिक प्रोज्य आय, जब आप ये सब पढ़ लेंगे, आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, तो आप बहुत ईजिली इसका आंसर बता पाएंगे। अभी तो इसका फ़िलहाल जो आंसर है ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बेटा माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या कहते हैं प्रोज्य आय में से, व्यक्तिक आय में से क्या हमें क्या करना पड़ता है, ये ऐसे ये भी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी इसने ये व्यक्तिक आय को ही निजी आय कहते हैं। थोड़े से प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे या तो ये इसका फॉर्मूला होता है निजी आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ठीक है, जो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद कह रहा है द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं जो हैं वो शामिल होती हैं द्वितीय क्षेत्र के अंदर। तो बेटा द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माणी उद्योग आते हैं, जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं। एंड ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, और सीयूईटी के एग्ज़ाम में भी आना ही आना है। ठीक है, हस्तांतरण, भुगतान, शेयर और बॉन्ड की बिक्री और काले धन से प्राप्त राशि, या इनमें से कोई नहीं। मैं 10 तक काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताया होगा कि भाई इसका आंसर जो है वो ये है। फिलहाल इसका आंसर डी है, क्योंकि भाई यहाँ से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। ठीक है, तो डी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को रुकाइए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा लीजिए। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको सीयूईटी के अंदर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं सभी बुक्स के, जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बच्चे कहते हैं मेरे को तो भाई मिल ही नहीं रही है, आपने कब अपलोड कर दी, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो भाई आएगा कैसे जब तक आपने ऑल नोटिफिकेशन को ही प्रेस नहीं कर रखा है। तो इस वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड सर्कल में वो सारे के सारे स्टूडेंट जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें शेयर कीजिए इसको। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।